एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, जिसकी परीक्षाएं 20 तारीख से सेकेंड ईयर की शुरू होंगी, उसी के तैयारी के क्रम में हम लगे हुए हैं। कुल 4 पेपर होने हैं, जिसमें 2 आपके कंपलसरी पेपर होंगे, एक पहला पेपर और एक चौथा पेपर। 2 पेपर आपके कंपलसरी होंगे, बाकी 2 पेपर आपके टीचिंग सब्जेक्ट से होंगे। तो आपका ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जिस भी नाम से चलता हो, और दूसरा जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, यह दोनों कंपलसरी पेपर है। वह सबको देना है, चाहे वह आर्ट ग्रुप से हो, साइंस ग्रुप से हो, कॉमर्स ग्रुप से हो, किसी ग्रुप से हो, ये दोनों पेपर सबको देने हैं। बाकी के 2 पेपर आपके अपने जो सब्जेक्ट होंगे उसको देना है। तो हम इस समय चर्चा कर रहे हैं जो आपका फोर्थ पेपर है, सबके लिए कंपलसरी है, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जिस भी प्लेटफार्म पे आप हैं, उस प्लेटफार्म पे आप एक बार शेयर तुरंत कर दीजिए, जिससे जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वह हमारी परीक्षा की दृष्टि से हो या जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित, अगर हम कहें कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण और संरक्षण दोनों क्या क्या चीज़ें हैं, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे पूरा विश्व यानी वैश्विक दृष्टि से अगर हम देखें तब भी हम इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इसीलिए यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित परीक्षा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर का, उसका फोर्थ पेपर आप उठा के देखेंगे तो पर्यावरण से संबंधित इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले आप लोग एक बार जरूर इसको शेयर कर दीजिए, जिस भी प्लेटफार्म पे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे कर दीजिए, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं जुड़े हुए हैं तो उस पर कर दीजिए, चाहे जहां आप इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आपको पहुँचाना है। केवल इसको बस इतना सा काम आपको करना है, बाकी हम आपको आपकी तैयारी में पूरा पूरा सहयोग आपका काम कर रहे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण है क्या। तो अगर हम देखें कि पर्यावरण संरक्षण जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है पर्यावरण, एक शब्द हम देखेंगे तो इसमें मिलता है हमको पर्यावरण और दूसरा शब्द मिलता है संरक्षण। तो पर्यावरण क्या है और संरक्षण क्या है, दोनों चीज़ों को अगर हम अलग अलग करके समझ लें तो पर्यावरण संरक्षण हमको अपने आप समझ में आ जाएगा। और इस पे आगे भी कई टॉपिक पे कई वीडियो बनेगा, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो पर्यावरण का मतलब होता है कि जिससे हम घिरे हुए हैं, यानी हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है, जो घेरा होता है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। परिधन आवरण यानी परिमाने बाहर की तरफ चारों ओर, और आवरण का मतलब घेरा। तो हमारे चारों तरफ का जो घेरा है यानी जिससे हम घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण होता है। हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें जिससे हम घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब आसपास की चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, 2 प्रकार की, या तो वो सजीव होंगी या तो वो निर्जीव होंगी। तो जो सजीव हैं वो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, या तो जीव जंतु होंगे या तो पेड़ पौधे होंगे। और जो निर्जीव हैं उसमें अगर हम देखें तो प्राकृतिक रूप से भी और मानव निर्मित भी। तो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखेंगे तो वायु है, जल है, मिट्टी है, पर्वत है, पठार है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो निर्जीव हैं। और आसपास आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मानव निर्मित होंगी। तो सजीव हो सकती हैं, निर्जीव हो सकती हैं, प्राकृतिक हो सकती हैं, मानव निर्मित हो सकती हैं। जिससे भी हम घिरे हुए हैं वह पूरा का पूरा हमारा पर्यावरण है। अब अगर हम पर्यावरण को ध्यान दें तो पर्यावरण में जो उपस्थित चीज़ें हैं, जो भी हमको घेरे हुए हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, जल हो
मिट्टी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, पठार हो, वायु हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? अब उसमें अगर आप एक एक पॉइंट उठाएंगे तो वायु हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, जल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधे ही हमारे भोजन का माध्यम है, या तो हम पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और या तो हम जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है, वायु के बिना जीवन संभव ही नहीं है, मिट्टी नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो हमको भोजन नहीं मिलेगा। तो अपने अपने जगह पे इन सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो हमको प्रकृति ने वरदान स्वरूप दिया है, आशीर्वाद स्वरूप दिया है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी आप कल्पना करिए। जब आपको लिखना होगा तो आप इस चीज़ को डिटेल थोड़ा थोड़ा कर देंगे कि वायु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मिट्टी का क्या महत्व है, जल का क्या महत्व है, तो नदियों का क्या महत्व है, पर्वतों का क्या महत्व है। इस टाइप के अगर पर्वत ना हो तो क्या जो ये मानसूनी बारिश होता है क्या होगा? आप पूरा मानसून उठा के पढ़ लीजिए कि जहाँ पे पर्वत है, जहाँ से वो मानसूनी हवाएं आके टकराती हैं, जो जहाँ टकराती हैं वहीं पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर यही पहाड़ ना हो तो वर्षा होगा ही नहीं, यही पहाड़ ना हो तो वर्षा होगा ही नहीं। तो पहाड़ और पठार जो भी है, ये सारी चीज़ें, पठार में आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो खनिज संसाधन है वो पठारों में पाए जा रहे हैं। तो हमारे लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, ये कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वह मिट्टी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे पठार हो। ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं पूरे जीवन में या हमारे दैनिक जीवन में ये प्रभावित करती हैं। जब हम अपने पुराने धार्मिक ग्रंथों की तरफ जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो ये पेड़ पौधे हैं, जैसे हम कह दें कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, केले का पेड़, तुलसी जी का पेड़, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पेड़ पौधे जो हैं, इसको हम पूजते थे। हमारे वो जो प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं, जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उसको आप उठाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे सूर्य को देवता माना गया, गंगा नदी को पवित्र माना गया है। तो ये क्यों माना गया था? ये प्राचीन काल की बात है, जब वैज्ञानिक युग का आरंभ भी नहीं हुआ था, ये उस समय की बात है। तो कहीं ना कहीं इसलिए माना गया था क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसका हम दोहन इस प्रकार से करें कि हमारा भी काम चले और आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ छोड़ के जाएं, जिससे उनके लिए संघर्ष का कोई समय ना हो। अगर ऐसा होता है तो उनको भी जीवन जीने के लिए, आराम से जीवन जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना उनको भी संघर्ष करना होगा। और अगर हम देखें, प्राचीन काल की बात हमने किया कि हमारे जो रीति रिवाज परंपरा है, हम बहुत सारे त्यौहार ऐसा मनाते हैं कि हम पशुओं की पूजा करते हैं, गाय हमारी माता कहलाती है। अगर हम बहुत सारे त्योहारों की बात करें तो उसमें हमको ये पेड़ पौधे जीव जंतुओं की पूजा करनी होती है। तो ये जो वैदिक हमारे ग्रंथ हैं, उसमें ये सारी चीज़ें क्यों बताया गया था? क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था वो कहीं ना कहीं से यही था कि हमारा जो पर्यावरण है, इसका संरक्षण करना हमारा ही कर्तव्य है। लेकिन जब हम ब्रिटिश शासन काल को देखेंगे, तो जब हम ब्रिटिश शासन के अधीन हुए, यानी कि उन्होंने हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ किया, तो वहीं से सबसे पहले इस पर्यावरण को नुकसान होना प्रारंभ हुआ। उसके पहले तो हम सबको देवी देवता मानते थे, सबकी पूजा अर्चना करते थे, उनका संरक्षण करते थे, उनको बचाने का काम करते थे। लेकिन जब हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन काल आया, तो उस ब्रिटिश शासन काल ने सबसे पहले प्रकृति का जो संसाधन है उसका दोहन करना प्रारंभ किया। यानी उन लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से काम करना शुरू किया, सड़कें बनवाना शुरू किया, रेल पटरी बनवाना शुरू किया, कल कारखाने बनवाना शुरू किया। वो केवल आर्थिक आधार पे यहाँ से दोहन करना चाहते थे कि हम यहाँ से कितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसा लेकर के चले जाएं। और वो पैसा जो लेकर के जाते, उसी के नाते ही उन्होंने हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ किया था। यानी शासन करना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य था कि हम आर्थिक आधार पे यहाँ से संपन्न हो जाएं।
तो उन्होंने केवल हमको आर्थिक रूप से दोहन करने का काम किया, और वो दोहन करने के पीछे इतना लग गए कि हमारा जो पर्यावरण था उसको उन्होंने नुकसान करना प्रारंभ कर दिया। अगर हम विकास करेंगे, दूसरा पहलू अगर हम इसका देखें, तो विकास अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको प्रकृति के ऊपर ही निर्भर रहना होगा। अगर प्रकृति का हम दोहन नहीं करते हैं, प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों का हम उपयोग नहीं करते हैं, तो हम विकास नहीं कर सकते। विकास का वह क्रम जब हम खानाबदोश थे, वहाँ से लेकर के आज एक सभ्य मानव जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, एक जहाँ वैज्ञानिक युग में हम पहुँचे हुए हैं, आज जितनी जनसंख्या विश्व की है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की तीव्र बढ़ती जनसंख्या, भारत है, चीन है, ये सारी जनसंख्याएँ जो हैं, तीव्र जनसंख्या वृद्धि यहाँ हो रही है। तो इसकी जो मांग है, उस मांग की, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको कहीं ना कहीं उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है जो हमको प्रकृति द्वारा वरदान स्वरूप दिया गया है, आशीर्वाद स्वरूप दिया गया है। और जब हमको उसी प्राकृतिक संसाधन पे डिपेंड हम हैं, तो निश्चित रूप से उसका हमको दोहन करना होगा, उसका हमको उपयोग करना होगा। लेकिन उपयोग का जो तरीका हो वो ऐसा हो कि जैसे अगर हम जल के बारे में लें, तो जल क्या है? जल ही जीवन है। बिना जल के हम कितना दिन रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो अगर हम जल के बिना नहीं रह सकते हैं, तो हम जल कितना बर्बाद कर रहे हैं, उसको पहले एक पहलू आप ये भी देखिए कि हम कितना जल बर्बाद करते हैं। बार बार समझाया जाता है, बार बार बताया जाता है, सरकार की तरफ से आपको अवेयर किया जाता है, लेकिन उसका कोई प्रभाव समाज पे नहीं पड़ता है और हम उस चीज़ को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। जब हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो जो आने वाली पीढ़ी है, कई जगह आप देखेंगे, गाँवों में, शहरों में कई जगह ऐसा है कि पीने का जो पानी है वह इतना नीचे चला गया है कि उसको फिर हैंडपंप से निकालना बस की बात नहीं है। तो वहाँ पे पानी, पीने के पानी की समस्या हो गई है। वायु को आप लीजिए, तो हमने अपने कृत्यों के द्वारा उसको इतना प्रदूषित कर दिया गया है कि आप देखिए कि दिल्ली में अभी केवल प्रदूषण के नाते लॉकडाउन लग गया, तो हमने उसको प्रदूषित करने का काम किया। तो पर्यावरण जो है वो हमको जो चारों तरफ से घेरे हुए है, उसी को हम इतना ज़्यादा उसका दोहन कर दे रहे हैं कि वह प्रदूषित हो जा रहा है, और प्रदूषित हो जा रहा है तो हमको फिर जीने में ही दिक्कत होगी, हमको ही समस्या होगी। यानी हम अपने कृत्यों के द्वारा अपने ही लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी तो छोड़ दीजिए, हम अपने ही लिए संकट खड़ा कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को उसको छोड़ दीजिए। और फिर होता क्या है कि जो हमारी दैनिक कार्य होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। जब लॉकडाउन हो गया, सब लोग घर में कैद हो गए, बंद हो गए, उनका जो दैनिक जीवन था, दैनिक दिनचर्या था, वो प्रभावित हो गया। तो इससे हो क्या रहा है कि हमारा जो पूरा पर्यावरण है उसको हम प्रदूषित कर रहे हैं खुद, और उसका भुक्तभोगी हम खुद हो रहे हैं, और हमको इससे बचना होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो प्रकृति है, ये जो प्राकृतिक है, ये जो पर्यावरण है, इसको हमको बचाना होगा। तो हमने आपको समझाया कि पर्यावरण है क्या, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। उसमें प्राकृतिक भी है और मानव जनित भी है, सजीव भी है, निर्जीव भी है। कौन क्या है, अगर जब आप लिखेंगे तो मिट्टी का थोड़ा सा डिटेल करेंगे, वायु के बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे, क्यों हमारे लिए उपयोगी है, पर्वत पहाड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी है, जीव जंतु हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये थोड़ा थोड़ा डिटेल कर देंगे तो पर्यावरण के बारे में बहुत डिटेल जानकारी आपको हो जाएगा। क्वेश्चन अगर लिखने के लिए आएगा तो आप इस टाइप से लिख देंगे। अब पर्यावरण के बारे में हमने आपको समझाया। संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब होता है कि बचाव। इसी पर्यावरण का हमको बचाव करना है, बर्बाद होने से बचाना है। तो हमको बचाव करना है, बर्बाद होने से बचाना है, तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? तो हमने देखा, हमने आपको पहले ही समझाया कि इसके लिए हमारे जो धार्मिक ग्रंथें हैं, जो वैदिक काल के हमारे ग्रंथ हैं, उसमें पहले से ही हमने बताया कि जो पेड़ पौधे थे, कुछ स्पेशल पेड़ पौधे थे, जैसे कहा जाता है पीपल बरगद से सबसे ज़्यादा नीम, पीपल बरगद नीम, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसकी पत्तियाँ, इसके फल, इसके छाल, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नीम को अगर आप ले लीजिए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला, सबसे अच्छा ऑक्सीजन देने वाला, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम उसको क्या करते थे? पूजते थे समय समय पे। पीपल को हम पूजते थे, केले के पेड़ को, तुलसी के पेड़ को, ये सारी चीज़ें वहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में पूजनीय बताया गया है। जीव जंतुओं में आप देखेंगे तो हमारे लिए जो सर्प है वो प्रतीक माना गया है शंकर भगवान का। अगर हम गाय को ले लें
तो गाय को हम माता मानते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। तो ये उस समय के धार्मिक ग्रंथों में केवल इसलिए था कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ ऐसे नियम कानून उपाय लगा दिया जाए कि जिससे, उस समय तो नियम कानून कायदा जो था वो था नहीं, केवल ये था कि हम किसी को कैसे जागरूक करके उनको उस संदर्भ में कर सकते हैं। लेकिन आप प्राचीन काल के लोगों को देखेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि वो लोग कितना पर्यावरण को संरक्षित करते थे। वो इन चीज़ों की पूजा करते थे, उनको ये सारे वृक्ष कभी काटते हुए आपने देखा नहीं होगा। उसी का नतीजा है कि आज भी आधुनिक युग में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग उस पर अभी भी काम करते हैं, उन सारे वृक्षों को काटते नहीं हैं। तो धार्मिक ग्रंथों में आप देखिए तो उसको संरक्षित करने के उपाय तमाम त्योहारों के रूप में उसको बना दिया गया था कि इससे इसका संरक्षण होगा। देवता मान लिया गया था, देवी देवता उनको मान लिया गया था, तो उससे भी उसका रक्षा होता था, उसकी पूजा की जाती थी, तो उसका हम रक्षा करते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आज के समय में वो सारी चीज़ें हम आधुनिकता को धारण करते हुए भूलते चले जा रहे हैं, और हम अपने जिसको पहले हम देवी देवता मानते थे उसी को हम क्या करते हैं, काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और उसको हमको संरक्षित करना होगा। अगर हम उसको संरक्षित नहीं करते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होगा, और प्रदूषित होने के नाते ही हमको यहाँ पे जीवन जीने का संकट उपलब्ध होगा, जीवन जीने का संकट। और हमको ही नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है, अगर हमको जीवन जीने का संकट उत्पन्न हो गया तो जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए क्या होगा, इसकी आप केवल सोच करके कल्पना करिएगा। क्योंकि पढ़ने का मतलब केवल एग्जाम पास होना नहीं होता है, उसको हमको अपने व्यवहार में उतारना होता है और उस व्यवहार को प्रदर्शित करना होता है। तो आप ये चीज़ सोच के देखिएगा कि अगर जल की कमी हो जाए, अगर वायु की कमी हो जाए, वायु प्रदूषित हो जाए, जल प्रदूषित हो जाए, मिट्टी प्रदूषित हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हमको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इसको एक दिन सोते समय पहले कल्पना करिएगा कि ये सारी चीज़ें अगर प्रदूषित हो जाएं, ना हमको खाने पीने लायक रहें, हवा लेने लायक ना हो, मिट्टी में कुछ पैदा होने लायक ना हो, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाए, तो हमारे लिए किस प्रकार का संकट हो सकता है, इसको एक दिन सोच करके देखिएगा। और सोचने का समय होगा जब आप सोने जाएंगे, उससे पहले आप इस चीज़ पे सोचिएगा थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं और इससे कौन कौन प्रभावित हो सकता है। हम स्वयं प्रभावित हो रहे हैं, अपने ही कृत्यों के द्वारा हम स्वयं प्रभावित हो रहे हैं, और इसको अदर के ऊपर हम कहीं ले जा करके इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब हम स्वयं प्रभावित हो रहे हैं तो ऐसे कृत्य क्यों करें जिससे हम स्वयं प्रभावित होते हैं। तो ऐसे कृत्य तो हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम केवल आधुनिकता और इस वैज्ञानिक के युग में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमको पश्चिमीकरण का पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ चुका है, और हम उसको बर्बाद होते हुए देख रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमको उसको संरक्षित करना होगा। आप देखेंगे कि 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उस दिन हमको ये शपथ लेना होगा कि हम अपने अपने कृत्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हम किसी भी प्रकार का पर्यावरण को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये हमको हर व्यक्ति को शपथ लेना होगा, तब जा कर के कहीं ना कहीं हमको ये पर्यावरण जो है वो अच्छा मिल सकता है। तो हम अपने ही कृत्यों के द्वारा इस पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि आज के डेट में अगर हम प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे, प्रकृति का दोहन और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। अगर हम दोहन नहीं करेंगे तो हम विकास नहीं करेंगे, अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे अन्य देशों की तुलना में। लेकिन दोहन करना किस प्रकार का है, अगर आप जल का उदाहरण लेते हैं तो आपको एक गिलास पानी का काम है, आप एक बाल्टी उठा करके निकालते हैं और एक बाल्टी पानी फेंक के एक गिलास पानी यूज कर लेते हैं, तो वो पूरा एक बाल्टी क्या हुआ, बर्बाद हो गया। तो हमको इस प्रकार का दोहन नहीं करना है, हमको जितनी ज़रूरत है उतना ही केवल लेना है, क्योंकि बिना दोहन के तो हम विकास नहीं कर सकते। लेकिन दोहन करना है, उसका भी एक सिस्टम होगा, और उस सिस्टम पे चल करके, उस सिस्टम को फॉलो करके ही हम अपना विकास करेंगे, ना कि हम उसका अंधाधुंध दोहन करेंगे। हम ऐसा दोहन करेंगे कि जिससे वह ख़त्म होने के कगार पे हो जाए। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, उसको भी आपको सोचना है। तो हमको इस प्रकार उन प्राकृतिक जो संसाधन है उनका दोहन करना है कि वह हमारे लिए भी उपलब्ध हो और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो। उसका दोहन हमको इसी प्रकार से करना है, और उसको
संरक्षित करते हुए उसका उपयोग करना है, जिससे हमारा जो आने वाला कल है, हमारा जो आने वाला भविष्य है, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, वह कहीं न कहीं संघर्ष से उसका नाता ना हो, वह संघर्ष ना करे, अपने पर्यावरण के लिए उसको संघर्ष ना करना पड़े। तो हमको दोहन तो करना होगा, बिना दोहन के तो हम विकास कर ही नहीं सकते। और जब दोहन हम करने जाएंगे तो वहाँ हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि हम अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही उसका दोहन करेंगे, ना कि हम उसको बर्बाद करेंगे, ना कि हम उसको कहीं इधर उधर नष्ट करेंगे। तो नष्ट होना, बर्बाद होना, ये दोनों हम रोकेंगे और साथ ही साथ उसको संरक्षित करते हुए उसका उपयोग इस प्रकार करेंगे कि हम दैनिक रोज का रोज हम विकास के पथ पर अग्रसर होते चले जाएं, जिससे जो हमारे वैश्विक रूप में जो विकसित देश है उससे हम अपनी तुलना कर सकें। लेकिन हम उसी का उल्टा करते हैं और इसी को रोकना होगा। अब आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में भी बहुत सारे अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है कि हमको अपने जो नदी हैं, जल है, वायु है, और जो हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको हमको संरक्षित करना होगा। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में 48 से और 51 ए के जी में, यानी जब आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार दिया गया है 48 में, 48 आपका होगा नीति निर्देशक तत्व, और जब आप देखेंगे कि 51 में तो मौलिक कर्तव्य दिया गया है, डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया। तो ये आप 48 से और 51 ए के जी में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और ये हमारे संविधान में वर्णित है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम भारत सरकार के अधिनियमों को देखें, कानूनों को देखें, तो बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए हैं कि जिससे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें, हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। तो कौन कौन से नियम, कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से कानून, कौन कौन सी विधियाँ ये बनाई गई कि जिससे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित कर सकें, और हम अपना जीवन और अपने आने वाले भविष्य के लिए जो भी है उसको हम अच्छे से अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें। तो इसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, उसको हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने कहा कि 4 लाइन में फिर से आप सुनिए कि अगर आपसे पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूछा जाएगा तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप यही लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पर्यावरण और संरक्षण। पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ का घेरा होता है, जो जिससे हमारा जो दैनिक जीवन है वो प्रभावित होता है, वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण में या तो सजीव वस्तुएं होंगी या तो निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं जीव जंतु और पेड़ पौधे होंगे, निर्जीव में वायु, जल, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निर्जीव में आ जाएंगे। अब आप जीव जंतु हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, और ये जो निर्जीव हैं, पेड़ पौधे, जल, वायु, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, इसको आप डिटेल कर देंगे तो हमारे पर्यावरण के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। जब तक हम पर्यावरण का दोहन नहीं करेंगे, भौतिक जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन नहीं करेंगे, तब तक हम विकास कर नहीं सकते हैं। तो हमको दोहन तो करना ही करना होगा, लेकिन दोहन इस प्रकार से करना होगा कि हमको अपनी ज़रूरत पूरा करते हुए उस प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित और संरक्षित भी करना होगा, जिससे आने वाली भविष्य के लिए वह ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद संरक्षण के बारे में थोड़ा सा आप लिख देंगे संरक्षण क्या है। तो संरक्षण का मतलब आप पूरा प्रदूषण के बारे में बता देंगे, और उसके बाद उसको दूर करने के उपाय कैसे इसको हम कर सकते हैं। प्राचीन काल में हम इन जो जल, वायु, पेड़ पौधे, जंतु ये सारे थे, इसको हम किस रूप में देखते थे, कैसे इसको हम संरक्षित करते थे, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें उसको क्या क्या बताया गया है, ये पूरी चीज़ आप स्पष्ट करेंगे तो आपको पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। आप उसको लिख सकते हैं बहुत आराम से, कहीं से कोई समस्या नहीं है। 2-2.5 पेज तक, 3 पेज, 5 पेज तक आप लिख सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में आज हमने चर्चा किया। कल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम कानून हैं उस पे हम चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो इको फ्रेंडली सिस्टम है उस पे
जो टिकाऊ विकास है किस प्रकार से डिपेंड है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कंटिन्यू आपका ये क्लास जारी रहेगा। मैं यशवंत सिंह आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमेशा तत्पर हूँ कि आपकी जो तैयारी हो अच्छी हो, केवल वह परीक्षा में पास होने के लिए नहीं, बल्कि आप अपने दैनिक जीवन में भी ये सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को आप लागू करिए, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उनको भी लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।